नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपने रीट की क्रैश कोर्स की पहली क्लास है और आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों भूकंप। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं रीट के सिलेबस में, इस बार जो बदलाव हुआ है वो मैं पहले करवाऊंगा। तो आज के इसमें अपन पढ़ लेंगे भूकंप, कल वाले में पढ़ लेंगे ज्वालामुखी कल की क्लास में, और उसके अगली क्लास में सौरमंडल। एक एक क्लास है, चाहे छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे व्यवस्थित तरीके से। जहां से प्रश्न बनते हैं उन चीजों को सभी को लेंगे और व्यवस्थित चलेंगे। इसके बाद में अपन शुरू कर देंगे इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि रीट वाले जो विद्यार्थी हैं उनके काफी सारों के टच में नहीं रहती है। तो इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें, और उसमें भी जो ज्यादा मार्किंग वाले टॉपिक होते हैं वो पहले करवाऊंगा। फिर इसी तरीके से अपना जो है ये कोर्स चलेगा। इसमें कोई आपको 7-8 घंटे की क्लासें मिलने वाली नहीं है, आधा घंटा 40 मिनट की क्लासें, और वो क्लास भी आपके 2 घंटे के मैटर के बराबर होगी। तो आज शुरू कर रहे हैं अपन भूकंप। चलिए, तो यहाँ पे अपन मतलब समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, नोट्स बना देना साथ में। वैसे वन लाइनर आपको मिल जाएगी, सिर्फ 4-5 दिन की बात है, वन लाइनर मिल जाएगी, तो उसको साथ में आप साथ साथ में रखना, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी आपके उसमें बहुत फास्ट रैपिड रिवीजन होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से उसको संकलित किया है, तो उसमें रैपिड रिवीजन होगा और इंतजार आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। चिंता मत करें, आप देने वाले हैं, आपको लगभग 4-5 दिन की बात है, ठीक है ना। तो चलिए अब आ जाते हैं अपन सीधे ही भूकंप पे। साथियों, यदि भूकंप है, जलजला है ना, भूचाल है, ये सारे शब्द एक जैसे हैं, भूकंप के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो यदि अर्थ को समझे हम, वैसे अर्थ से कोई प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अर्थ को समझते हैं तो भूमि और कंप का मतलब क्या होता है? कांपना, ठीक है। यानी भूमि का कांपना, धरती का हिलना भूकंप है। अब वो हिलती किस कारणों से? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती है उसके कारण भूकंप आते हैं। लेकिन भूकंप आने के कारण बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले अपन नजर डालते हैं कारण पे, समझते हुए, ठीक है ना। रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के भी भूकंप के कारण पता लगा सकते हो। तो देखो, सबसे पहला यदि कारण साथियों अपन देखते हैं तो आता है अपने ज्वालामुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी अपन कल पढ़ने वाले हैं। वैसे ज्वालामुखी क्रिया क्या है? ज्वालामुखी यानी क्या है? अंदर चल रहा है आपके मैग्मा, बाहर आता है तो लावा, यानी अंदर जो मैग्मा चल रहा है तो वो जो हलचल होती है उसके कारण भी भूकंप आते हैं। इन शॉर्ट समझते हैं सारी चीजें। प्लेट विवर्तनिक, ठीक है। अब वैगनर महोदय ने बताइए ये, तो अब इसमें क्या है? नहीं, वैगनर का सॉरी महाद्वीपीय विस्थापन का था, हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है। तो प्लेट विवर्तनिक यानी अपनी जो पृथ्वी है वो जो है 7 प्लेटों से 7 प्लेटें बताई गई इसमें, है ना। तो वो आपस में यदि टकराती है, घर्षण होता है, जो भी उनमें जो क्रियाएं होती है, तो इस वजह से भी आपके ये भूकंप का कारण बनता है, ठीक है ना। अब देखो, गैसों का रिसाव। अब गैसों का रिसाव यानी धरती के अंदर जो गैसें हैं उनकी हलचल के कारण, उनकी रिसाव के कारण। अब ये गैसें ऐसे भी है कि जैसे सागर, महासागर है, ठीक है। महासागरों के अंदर कहीं गहरी दरार है, भ्रंश है, तो उसके अंदर से पानी धरती के अंदर उतरता है, और अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा तापमान ज्यादा है, तो वहां पे वो बदल जाता है जल वाष्प के अंदर। जल वाष्प में बदलने के कारण, अब देखो भाप है, ठीक है, जल वाष्प है, वो जोर मारेगी। भाप जोर मारती है, प्रेशर कुकर आपने देखा है ना। तो भाप के अंदर शक्ति होती है, तो वो भाप जोर मारती है, तो वो भी एक भूकंप का कारण है। जल वाष्प में यानी गैसों के रिसाव के कारण वगैरह ये, ठीक है। भूपटल का संकुचन, जो अपनी क्रस्ट है, भूमि की जो भूपटल है उसके संकुचन यानी कि जो क्रियाएं होती है, अंतर्जात बहिर्जात बल बहुत सारे हैं, तो वो जो क्रियाएं होती है उसके कारण भी भूकंप आना एक स्वाभाविक है, ठीक है। जलीय भार या बड़े बांधों का निर्माण। जलीय भार, बांधों को देखो, नदियां चल रही है तो जो पानी का एक जगह भार नहीं होता, लेकिन जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा जल एकत्रित हो जाता है, तो एक मतलब भूमि पे एक जगह जो है पृथ्वी पे दबाव आना, ये भी भूकंप का कारण रहा है और आए भी है। कोयना वाला जो अपने महाराष्ट्र में भारत में आया था, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर अणु बम, परमाणु बमों का परीक्षण। अब ये कितने घातक होते हैं इन सब से हम वाकिफ हैं, तो ऐसे परीक्षणों के कारण भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा साथियों देखें तो खनन कार्य, अब खनन है, माइनिंग वगैरह जो होते हैं, तो माइनिंग में क्या होता है? चट्टानों को काटना, वो खनिज को निकालना, खनिज को निकालने के लिए कई ड्रिलिंग की जाती है, कई विस्फोट किए जाते हैं, तो वो भी अधिक विस्फोटक का प्रयोग वगैरह, ये सारे कारण जो है
भूकंप के। अब भूकंप के कारण में से जो प्रश्न साथियों आपके बनने के चांस है वो थोड़े कम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो ये यहां से शुरुआत करते हैं अपन, ध्यान रखना है। प्रश्न जो बनेंगे अब, आपके प्रश्न बनने वाले सवाल अब आ रहे हैं, ठीक है ना। हम पक्को ध्यान देना है, ठीक है। अब यदि आपने बिल्कुल गड़बड़ की तो फिर राम जी मालिक है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अब है ना, आंख नाक कान सब कुछ खुले रखना है, ठीक है। भूकंप मूल यानी कि फोकस, ये भूकंप मूल से, आपके एपिसेंटर से, इससे ये देखो एपिसेंटर अधिकेंद्र से, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी गलत भी करते हैं। इनको गलत इसलिए करते हैं कि भूकंप मूल और भूकंप केंद्र के अंदर हमेशा कंफ्यूजन उनके रहता है। तो साथियों देखना, भूकंप मूल क्या है, जिस जगह से भूकंपीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मान लो ये धरती है, ठीक है। अब भूकंप का केंद्र, भूकंप का जो आपके मूल है ना वो यहां है, ठीक है। यहां से उत्पत्ति हो रही है, भूकंपीय तरंगे जो है, लहरें जो है, उनकी उत्पत्ति यहां धरती के अंदर यहां से हो रही है। तो ये आपके क्या कहलाएगा, भूकंप मूल कहलाएगा। तो भूकंप केंद्र क्या है, भूकंप केंद्र क्या, भूकंप केंद्र कोई अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न एपिसेंटर से भी आ सकता है, प्रश्न अधिकेंद्र से भी आ सकता है, प्रश्न भूकंप केंद्र से भी आ सकता है, ठीक है। अब वह बिंदु जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, ये क्या है, जहां से उत्पत्ति। मूल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको याद करवाऊंगा। मूल का मतलब क्या होता है, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं कि ये इनका मूल पुरुष, ये इनका मूल स्थान, यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई, भाई पैदा कहां से हुए, वो चीज है। अब पैदा जहां से हुए वो तो है मूल, ठीक है ना। तो मूल यानी कि जहां से उत्पत्ति हुई, ठीक है, जहां से उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति, भूकंपीय जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी उत्पत्ति हुई, वो तो है मूल। केंद्र जहां पे सबसे पहले पहुंचेगी, जहां पे सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती है वो है जमीन पे, यानी कि धरती पर, भूपटल पर सबसे पहले जहां ये वो बिंदु जहां पे भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है वो है आपके एपिसेंटर, अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, ठीक है। इसको इस अपन चित्र से समझते हैं। ये देखना, एक मैंने इसमें आपके लिए शामिल कर रखा है, ये चित्र से, इस चित्र से साथियों समझते हैं, इसको समझना। ये देखो, ये तो है साथियों आपका भूकंप मूल, ठीक है। भूकंप मूल है यानी कि फोकस, इसे क्या कहा गया है। अब प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, इंग्लिश वर्ड भी दे सकते हैं, हिंदी भी दे सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है ना। तो फोकस से आ सकता है भूकंप मूल, यहां से तो उत्पन्न हो रहा है। फिर देखो यहां पे पहुंचने में इसको समय लगेगा, लेकिन यहां पे देखो सबसे पहले समकोण पर स्थित यहां पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये जो है ये है आपके अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। सबसे पहले जहां पे पहुंच रहा है वो बिंदु है अधिकेंद्र, और बाकी है आपके ये भूकंप मूल है, ठीक है। अब आपके समस्या नहीं होगी, अब समस्या होने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं वापस अपन इस स्लाइड पे। अब देखो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, एक तो भूकंप मूल और एक आपके भूकंप केंद्र। अब आते हैं अपन नंबर 3 पर, प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इंग्लिश में बोले तो इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी जो है साथियों वो है भूकंप के समय भूकंप मूल से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, यानी इलास्टिक एनर्जी, एक दूसरे में तनाव आता है, खिंचाव आता है, वहां पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न कैसे बनता है, ये प्रश्न ऐसे बनता है कि भूकंप, जब भूकंप आता है तब कौन सी ऊर्जा बनती है या कौन सी ऊर्जा देखने को मिलती है, तब सीधा सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा वैसे अब यदि देखा जाए तो साइंस का टॉपिक है वैसे, लेकिन अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है प्रत्यास्थ ऊर्जा बनती है। फिर साथियों आता है एक शब्दावली की बात हो रही है यहाँ, है ना, ये शब्दावली की बात हो रही है। कई जने कहते हैं सर शब्दावली क्या होती है, ये शब्दावली है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है, वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी। लॉजी जिसके पीछे लगता है ना, यानी अध्ययन है किसी न किसी चीज का। और एक आएगा सिस्मोग्राफ वहां पे। अब इसमें और उसमें भी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। ग्राफ का मतलब क्या है, कुछ न कुछ बनाया हुआ है ऊपर। ग्राफ का मतलब क्या है भाई, देख उड़ाना थे 10वीं 12वीं सब दी उड़ाओ, ठीक है। तो 10वीं में ग्राफ घना ही आया था एग्जाम में। ग्राफ का मतलब है यानी कुछ न कुछ बनाया हुआ, यानी कि किसी न किसी चीज का अंकन है। अब सिस्मोग्राफ है यानी किसका अंकन है, भूकंप के
भूकंप का मापन है वहां पे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आप समझना इस चीज को, ये आपके, हाँ ये देखो सिस्मोग्राफ की बात कर रहे थे, तो सिस्मोग्राफ का मतलब है जहां पे भूकंप का अंकन जो किया जाता है उसमें उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या आ जाता है, भूकंप लेखी यंत्र, भूकंप लेखी यंत्र आ जाते हैं। अब देखो भूकंप लेखी यंत्र में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो नंबर 1 और नंबर 2, उसमें भी ये रिक्टर स्केल जो है फ्रांसिस रिक्टर द्वारा बनाया गया, तो ये रिक्टर स्केल सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। अब रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, इनमें फर्क है, इनमें फर्क क्या है ये समझना। मर्केली स्केल में आता है 1 से 12 तक का मतलब जो पैमाना यदि देखें तो 1 से 12 तक के अंक आते हैं ऊपर, ठीक है। और इसमें अध्ययन किया जाता है भूकंप आने के बाद उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, प्रभावों का अवलोकन किया जाता है। यानी कि ये देखो कि भूकंप के गहनता का अध्ययन किया जाता है, गहनता कितनी। और रिक्टर स्केल में क्या किया जाता है, मुख्य यही है समझ लो, रिक्टर स्केल में सीधा सीधा मापा जाता है कि इसकी तीव्रता कितनी थी, इसकी गति कितनी थी, यानी कि ऊर्जा का मापन किया जाता है। 1 से 10 तक का अंकन होता है इसमें, और इसकी तीव्रता को मापा जाता है, इसकी ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है ना। अब हर एक पॉइंट में इसमें 10 गुना का फर्क होता है, पावरफुल हो जाता है हर एक पॉइंट में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में 10 गुना पावरफुल हो जाता है भूकंप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है तीव्रता का किया जाता है मापन, और यहाँ पे इसके प्रभावों का मापन किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके रिक्टर स्केल और ये आपके मर्केली स्केल, ठीक, ध्यान रखना कि भूकंप किस में मापते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने होगा रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल करना है, प्रश्न की भाषा को पढ़ना, यदि प्रश्न की भाषा में कुछ गहनता या उसके अवलोकन, प्रभावों का अवलोकन या कुछ ऐसी भाषा दे रखी हो तब जाना है मर्केली स्केल पे, ठीक है। चलिए अब एक ये पूछा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है शब्द आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, और एक पूछा जाता है होमोसिस्मल। एक तो पूछा जाता है आइसोसिस्मल और एक पूछा जाता है होमोसिस्मल। दोनों में बिल्कुल बारीक अंतर है, और बारीक अंतर वाले है ना बहुत कम समझने वाले विद्यार्थी, बहुत कम है बारीक अंतर। अट्यूं है दो तरह का जीवड़ा है, ठीक है, दो तरह जीवड़ा है। एक तो जीवड़ा है जिसको लापी खावनो मतलब राखे, और एक जीवड़ा है जो लपड़ाई करनो मतलब राखे, ठीक है। लपड़ाई करने वाला पूरी जिंदगी भर लपड़ाई करे, पर लापी हाथ लगे नहीं, और लापी खाने वाला चुपचाप लापी खान निकल जाए, और लपड़ाई वाला लपड़ाई करता रहे। तो अपार क्यों बनना है, लपड़ाई वालों बनना है कि लापी वालों बनना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या बनना है, आपको यहाँ पे यदि क्रैश कोर्स की या किसी भी चीज की, तो आपको वहां से जो फायदा हो रहा है उसको ग्रहण करो, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उसको त्याग दो। कहने का मतलब यही है सारांश, ठीक है। मेरे अंदर कोई अवगुण है, मेरे अंदर कोई बुराइयां हैं, उसको ग्रहण मत करना। यदि कोई 2% अच्छी बात है उसे ग्रहण कर लेना और आगे बढ़ो, बस सीधी सी बात यह है। हर शिक्षक से, हर जिस व्यक्ति से आप प्रभावित होते हो या जिसके संपर्क में आते हो, उसके साथ में आपको ये चीज करनी है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब। अब देखो यहाँ पे क्या है, आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल जो है साथियों समान भूकंपीय तीव्रता को मापने वाली, ये शब्द पर ध्यान देना, समान भूकंपीय तीव्रता। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ पे 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है, और ये पॉइंट है यहाँ पे भी 6.9 का आया है, यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तो है आइसोसिस्मल, वो तो है आइसोसिस्मल। होमोसिस्मल क्या है, होमोसिस्मल है जिस समय भूकंप आया है, एक ही समान समय पर जो भूकंप आया है उसको मिलाने वाली रेखा। कितना बारीक अंतर है, आइसोसिस्मल में है समान तीव्रता, होमोसिस्मल में समान समय पर आए हुए भूकंपों को मिलाने वाली रेखा। अब परीक्षा में सवाल आवे ना होमोसिस्मल आइसोसिस्मल, थोड़ी सी यदि लैंग्वेज में चूक की ना, क्लीन बोल्ड है, मतलब रिव्यू लेने का काम नहीं है, चुपचाप निकल जाओ बस पेवेलियन। बाकी आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, मिडिल स्टंप है और बीच में से उड़ा है, ये समझ लेना। तो यहाँ पे होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल इतना सा बारीक अंतर है, लेकिन यदि आप लो वोल्टॉस और यॉर्कर में अंतर नहीं समझोगे तो विकेट उड़ा ही उड़ा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत बने हैं परीक्षाओं में। आप अभ्यास करते हो तो अभ्यास देख लेना करके, ठीक है ना। अपने ये भूकंप वाली टेस्ट सीरीज
ऐड रीट वाले में हो चुकी है ऑलरेडी, भूकंप ज्वालामुखी सारे हो चुके हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप अभ्यास जरूर करें, अभ्यास करें और परखें अपने आप को, क्योंकि वहां हर एक प्रश्न मिलेगा आपको। परखें कि अब हमारी पकड़ कितनी है। ये पढ़ लिया, इसके बाद में आप पुस्तक से पढ़े, ठीक है, वन लाइनर आपको मिल जाएगी, उसके बाद तो आपकी पौ बारे 25 होने वाली है। अभी जब तक नहीं आई तो आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो उससे पढ़ें, उसके बाद में अभ्यास करें, टॉपिक क्लियर द एंड, ठीक है ना। पर ज्यादा उलझने रो काम नहीं है। अब भूकंप आने से पूर्व, ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है, भूकंप आने से पूर्व कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, सीधा प्रश्न है मतलब डिस्कस करो ना अगर, तो डिस्कस में भी दगलन पूछ लो कि भूकंप आने से पहले कौन सी निकलती है, उसको आए नहीं आए भले, लेकिन अपन को याद हो जाएगी पूछने से, ठीक है। रेडॉन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस उत्सर्जित होती है भूकंप आने से पूर्व, यानी कि एक सूचना है एक तरह की कि अब भूकंप इस जगह आने वाला है, ठीक। भूकंप छाया क्षेत्र सीधा सीधा ही साथियों देते हैं, प्रश्न आता है सीधा, जहां से मतलब है, मैंने कहा ना, लापी खाण वाला और लपड़ाई करने वाला अलग अलग है। अपने को यहां से मतलब प्रश्न यहां से बनता है। भूकंप छाया क्षेत्र क्या है वो मैं बता देता हूं। पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर वह क्षेत्र जहां पे सिस्मोग्राफ के अंदर पता नहीं चलता है भूकंप का, मतलब वो पता नहीं लगा पाते, जो तरंगे उसमें ये कहते हैं कि उसके अंदर कैप्चर नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो जो क्षेत्र होता है वो छाया क्षेत्र कहलाता है। वो है साथियों 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। यदि बहुत गहराई से प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर, यदि बहुत गहराई से बनाएगा तो वो प्रश्न ठोक यूं, ठीक है। 105 से 145 याद रखना, यदि प्रश्न आ गया तो आपके सही हो जाएगा। अब देखो, भूकंपीय तरंगों को साथियों 3 भागों में बांटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे समझना है, यहां कंफ्यूजन होता है। मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सबसे पहली, दूसरी और तीसरी 3 तरह की तरंगे हैं। भूकंपीय लहरें कह दो चाहे तरंगे कह दो, एक ही बात है। कितनी तरह की है? 3 तरह की है। सबसे पहली है साथियों प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। दूसरी है द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। तृतीय है आपके धरातलीय तरंगे, इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं, इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। अब लव वेव्स कोई प्यार मोहब्बत वाली चीजें कौन है? लव वेव्स, यानी कि इसकी खोज जो है वो AH लव ने की थी, इसलिए एडवर्ड हफ लव ने की थी, इसलिए इसको लव तरंगे, लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत को नहीं, बहुत विनाशकारी है, प्यार मोहब्बत में तहस नहस करने वाली है, ठीक है ना। लव वेव्स अब बार याद करो था, ठीक है, थे याद रहा को क्या, हाँ कोई चीज याद हुई है। चलिए इस पे अपन आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तबाई पे पहले आ जाते हैं अपन। ये स्लाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी स्लाइड है जो आपको अपनी क्लास और स्लाइड देने के बाद में आपको इधर उधर तैरती हुई भी मिलेगी। काफी लोग शेयर करते हैं आजकल अपनी स्लाइड है, तो वो वहां पे भी आपको मिलेगी, लेकिन समझें इसको। समझ गए? जिसने देखी है क्लास उसको याद है, ठीक है। अब देखो साथियों, सबसे पहले प्राथमिक, अब इसके नाम अलग अलग है, ठीक है ना। अब यदि कहीं से भी नाम आए तो मैं चाहता हूं आपके सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। इसे संपीड़नात्मक तरंगे भी कहते हैं, इसे पी वेव्स कहा जाता है, ठीक है, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और इसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक, संपीड़नात्मक, पी वेव्स, अनुदैर्घ्य, ठीक है। अनुदैर्घ्य ये तो है मतलब सीधी चलती है, ये आड़ी चलती है, तो ये अनुदैर्घ्य सीधी चलेगी, अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ आप अब अपने राजस्थान की भी शब्दावली पढ़ी थी, तो वहां पे भी दोहरों के अंदर अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, ये याद रखना, ठीक। अब देखो सर्वाधिक वेग वाली, ये प्राथमिक है ना, ये सर्वाधिक वेग वाली है, लेकिन वेग सर्वाधिक है लेकिन तीव्रता कम होती है, यानी स्पीड, मतलब इसका यदि देखें सबसे पहले पहुंचती है लेकिन इतनी विनाशकारी नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझना इस चीज को, ठीक है ना। बहुत महीन अंतर है ये वेग और तीव्रता के अंदर। बहुत स्पीड से पहुंचती है, लगभग स्पीड की यदि बात करें तो 8 से 14 किलोमीटर तक प्रति सेकंड की स्पीड इसकी होती है, ठीक है। लेकिन ये बेचारी क्या है, इसका वो क्या मातो मोटो वो है, मातो मोटो, यानी कि सबसे पहले पहुंचती है। अब कोई बदमाश आदमी की ने किया करे दुनिया आजकल, ध्यान है, जो बड़ मुंडे माथे बोल दे वो क्या, वो बदमाश है क्या, वो सही नहीं है। जबकि वो मुंडे माथे बोले बिना पेट में पाप पुण्य में, यानी जो मुंह पे बोलता है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो मायर मायर आ गया ना वो ओरिजिनल गुंडो तो वही वह के अंदर ही अंदर अपने रखता है चीजें, और वो ओरिजिनल तो उसके अंदर, मतलब वो बदमाश गणो है,
भाई अपवाद सब जगह होते हैं, सभी पर लागू नहीं होता है, इसलिए कोई अपने ऊपर नहीं ले। लेकिन ये तरंगामी हुई है, तरंगामी हुई सबको पहला पहुंच जाया, प्राथमिक सबसे पहले पहुंचती है, तो भाई भूल रो ठीक रो आ जाओ माते। बट ये नुकसानदायी नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसानदायी नहीं है, पहले पहुंचती छो। नुकसानदायी तो ए लव वेव्स ए सबू ज्यादा बार बताऊं था, ठीक है। तो सर्वाधिक वेग वाली होती है ये ध्वनि तरंगों के समान, ठीक है ना। ये पूछते हैं प्रश्न कि कौन सी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए साथियों आपको याद रखना है पीडी, ठीक है, पीडी से याद रखना है, ठीक है। पीडी शब्द याद रखना है। पीडी हमारे पीडी क्या है कि पीडी हेड भी होता है। गवर्नमेंट में आप आ जाओगे तो आपके भी सैलरी के हेड होंगे अलग अलग, तो हमारे सैलरी पीडी हेड से बनती है। तो ये पीडी से याद रखना है। पी का मतलब है प्राइमरी और डी का मतलब है ध्वनि तरंगे, ठीक है ना। इसकी खासियत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनता है, ये ठोस द्रव और गैस तीनों में से गुजर सकती है। ठोस द्रव और गैस तीनों में से गुजर सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है प्राइमरी वेव्स की, ठीक है ना। ये सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है। अब सब पहला पहुंच जाएगा, भाई बदमाशी कौन करी, सब पहला पहुंच जाएगा, आ करी बोला, आ कौन करे बदमाशी करे आ, ठीक है। अब देखो ये इसकी खासियत क्या क्या है, ये सबसे वेग इसका फास्ट होता है, तो सिस्मोग्राफ स्टेशन पे सबसे पहले पहुंच जाती है, ठीक है ना। ये जो है तीनों फॉर्मेट से निकल सकती है, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। प्रश्न बनेगा तो इनमें से बनेगा आपके, ठीक है ना। इससे ज्यादा चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी मतलब इन चीजों को बहुत व्यवस्थित पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से जो है प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। अब आते हैं अपन नंबर 2, द्वितीयक गौण एस वेव यानी सेकेंडरी वेव्स, आरडी यानी अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। ये इनके उपनाम हो गए, ठीक है। द्वितीयक के एस वेव, प्रश्न आपके शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा आते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब देखो प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है, ठीक है। जैसा इसका नाम है द्वितीयक, तो इसके बाद में होगी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी होगी, तो सेकेंडरी प्राइमरी ये है और फिर सेकेंडरी ये है, तो ये उसके बाद में होगी। ये है प्रकाश तरंगों की बाती, ठीक है ना, प्रकाश तरंगों की बाती। अब ये साथियों ये तो है आपके पीडी अपन ने याद किया, यानी कि आपके प्राइमरी और ध्वनि, ये है आपके प्रकाश तरंगों की बाती है, तो इसमें याद करना है एसपी, एसपी यानी सेकेंडरी और पी यानी प्रकाश तरंगों की बाती, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना। ये जो है साथियों तरल से नहीं गुजर पाती है, तरल से नहीं गुजर पाती है, यानी ये जो है ना पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजर पाती है। तब ये अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के केंद्र जो है उसमें तरल है, ठीक है ना, तरल धातु है उसके अंदर, ये अनुमान लगाया, क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजर पाती, ये द्रव से नहीं गुजर पाती, तरल से नहीं गुजर पाती, ये इसकी विशेषता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये याद रखना है। आते हैं अपने सबसे बदमाश तरंगों पे, ये है साथियों धरातलीय तरंगे। धरातलीय यानी कि पृथ्वी के धरातल पे ज्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है, ये ऊपरी सतह पे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये एल तरंगे यानी एल वेव्स कहलाती है, लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है, और इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये अधिक केंद्र पर सबसे अंत में पहुंचती है। देखो बेटे आराम हुआ है, ठीक है, आराम हुआ कि तबाही करनी है, अपने उतावल करनी है, अपने जाकर तबाही करनी है, तो तबाही करनी है, आराम से आती है, अंत से आती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे है, ठीक है। सर्वाधिक विनाशकारी, जो सबसे ज्यादा नुकसान जान माल का जो नुकसान होता है वो सबसे ज्यादा ये पहुंचाती है, ठीक है ना। इसका नाम लव वेव्स है, लेकिन इसके अंदर लव नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। इनका संबंध पृथ्वी के ऊपरी भाग से अधिक रहता है, और इनकी खोज जो है एएच लव ने की है, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी है। प्रश्न बनते हैं यहां से, सीधे सीधे प्रश्न, सीधा प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है, सीधा प्रश्न बनता है यहां से कि ये तरल से गुजर पाती है या नहीं। सीधा प्रश्न बनता है एक तो यहां से, और एक इसका सर्वाधिक ये ध्वनि तरंगे, ये ठीक है ना, ये ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये याद रखना। तो ये जो स्लाइड है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड है, ठीक है। मेरे को उम्मीद ये है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो रहा होगा। अब इस पे आते हैं अपन। अब अपन ने बात की थी अभी रिक्टर स्केल की, ठीक है ना। तो ये रिक्टर स्केल का पैमाना दे रखा है, और रिक्टर स्केल के पैमाने में अब देखते हैं हर यानी कि 1 से 2 पे आएगा ना, तो इसकी जो है अपने मतलब क्या कहते हैं
जो पावर है इसकी वो 10 गुना मतलब प्रभावशाली होगा ये हर एक पॉइंट के बाद में। अब देखो यदि 0 से 1.9 तक है तो इसका असर क्या होता है, सिर्फ सिस्मोग्राम से पता चलेगा कि कहीं पे भूकंपीय तरंगे महसूस हुई है, ठीक है ना, नुकसान कहीं भी कुछ भी नहीं है। 2 से 2.9 है तो हल्के झटके महसूस किए जाएंगे। कभी कभी अपन बैठते हैं ऐसे थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा हिला ऐसे लगा है, ठीक है, ऐसे लगता है हिला है क्या, ऐसा महसूस होता है कहने का मतलब, ठीक है ना। ओरिजिनल में हेलियोफोन है मतलब एक्सप्रेशन पे मत जाना, बॉलीवुड मैंने ज्वाइन नहीं किया हालांकि, लेकिन एक्सप्रेशन पे जाना मत आप। कहने का मतलब यह है कि शायद महसूस ऐसा हुआ है कि हल्का सा कोई भूकंप का झटके जैसा लगा है ना। फिर देखो 3.3 से 3.9 कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। कोई ट्रक जैसे वहां से गुजरता है एक थोड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है 3 से 3.9 तक। नुकसान कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो 4 से 4.9 तक खिड़कियां टूट सकती है और दीवारों पर टंगी फ्रेमें गिर सकती है। एक तो खिड़कियां टूट सकती, कांच की खिड़कियां है तो ठीक है ना, कई जना लोखंड ठोक दे के गुरुजी मार तो टूटी कौन खिड़कियां, अरे कांच की खिड़कियां टूट सकती है और कोई फ्रेम मतलब कमजोर टांग रखी है, ठीक है, हमसे मोटा मोटा किला ठोक दिया है फ्रेम में तो बा कौन पड़े, यानी हल्की फुल्की फ्रेम में टंगी हुई है वो गिर सकती है। 5 से 5.9 में 5 से 5.9 में फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती है। यहां से अब देखो पावरफुल अब स्टार्ट हो रहा है, मकानों में दरारें तक आ सकती है। ये 6 से 6.9 कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान, ऊपरी मंजिलें खिसक सकती है। अब ये 6.9 वाला जो है ना ये भुज में आया था, 6.9 तीव्रता थी उसकी, भुज कच्छ भुज वाला, ठीक है ना। तो वो 2001 में जो आया था गुजरात वाला उसकी तीव्रता 6.9 थी, तो आप देख लो इसने कितना नुकसान पहुंचाया था। फिर यहां से तो तबाही है फिर तो, ठीक है ना। 7.7 से 7.9 तक इमारतें मकान गिर जाते हैं, काफी नुकसान होता है, जैसा भुज 2001 में और नेपाल 2015 में हुआ। अब क्योंकि ये 6.9 वाला आया था ना तो ये और ये जो है 7 वाला ये सिमिलर रहता है, 6.9 तीव्रता मापी गई थी इसकी, तो यहाँ पे ये जो है साथियों ये नुकसान होता है। 6.9 और 7 लगभग अंतर ये है, यहाँ 7.9 तक तो पहुंचे तो बहुत नुकसान भारी मात्रा में होता है, ठीक है। 8 से 8.9 जो है साथियों इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा रहता है। बड़े पुल यानी बहुत मजबूत होते हैं वो भी गिर जाते हैं। फिर ये 9 और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा तबाही कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, बड़ी सुनामी जैसी जापान में 2011 में 9.1 तीव्रता, मतलब जापान में तो बहुत ज्यादा आते हैं भूकंप, जापान वालों के तो बहुत कर्मठ इंसान है वहां के, वो तो सुबह जाते हैं तब मकान जैसे जाते हैं काम पे, शाम को आके समझ लो कि उनको वापस मकान बनाना ही है और वापस सुबह फिर काम पे जाते हैं, ऐसा वहां का रहता है। कई जगह कई क्षेत्र ऐसे हैं वहां के। तो ये जो है साथियों तीव्रता के अनुसार है ये, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको कि रिक्टर स्केल पे क्या तीव्रता वगैरह कैसे रहती है। अब साथियों प्रश्न बनते हैं भूकंप के वितरण के आधार पे, ठीक है ना। भूकंप के वितरण में यानी कि वितरण देखो विश्व में देखें तो 3 पेटियां इसकी मुख्यतः है। एक तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ठीक है ना। अब प्रशांत महासागरीय यहाँ पे नक्शे में यदि देखोगे आप साथियों, नक्शे में यदि देखोगे तो ये देखो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, ठीक है ना। ये तो आपके आ गया, ये भारत आ गया, ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ये देखो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ये पूरी की पूरी यहां से ऑस्ट्रेलिया के इधर और ये दक्षिण अमेरिका और इसके इधर, यानी ये जो तटीय पेटी है रेड रेड आपको जो दिख रहा है ये क्षेत्र रेड वाला, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा भूकंप जोन है, यहाँ पे अग्नि विलय भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो 63% हिस्सा रखता है ये। मध्य महाद्वीपीय पेटी 21%, मध्य महाद्वीपीय यानी मध्य महाद्वीपों के जो मध्य है ये 21% है। और मध्य अटलांटिक पेटी, ये देखो मध्य अटलांटिक, यहाँ मध्य अटलांटिक कटक भी है, ठीक है ना। तो ये मध्य अटलांटिक पेटी है वो 16%, यानी सबसे ज्यादा भूकंप पूछा जाए तो प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर के बीच तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो है अपने विश्व के अंदर भूकंप का वितरण। भारत में भूकंप का वितरण यदि देखें साथियों तो भारत में भूकंप का वितरण जो है ये रेड रेड के अंदर आपको जो चीज दिख रही है ये सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जोन है। देखो अहमदाबाद का ये कच्छ भुज वाला एरिया, जम्मू कश्मीर का ये ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा
या उत्तराखंड हरिद्वार के आसपास इधर वाला, ये यहाँ पे गंगटोक के आसपास और अंडमान निकोबार, ये तो है सबसे ज्यादा। फिर जो है इनसे कम 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 वाले क्षेत्र हैं। तो ये है आपके भारत में भूकंप वितरण के क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा वाले जो रेड वाले वो स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, सुनामी। ठीक है, सुनामी नाम सबने सुना है, लेकिन सुनामी बहुत नुकसानदायक होती है। ये जापानी शब्द है जो लहरें समुद्र में उठती है, इनका तात्पर्य शाब्दिक अर्थ देखें तो समुद्र में उठती हुई लहरें, इसको कहते हैं सुनामी। सुनामी भूकंप के बाद आती है। ठीक है ना, जब भूकंप आएगा तो देखो पानी हिलेगा समुद्र का, और वो भी बड़ी बड़ी लहरों के रूप में समुद्र से, धरती से, मतलब धरातल से आकर टकराता है, तटों से आकर टकराता है, तो वो सुनामी है। ठीक है, अब देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें साथियों, जलीय भार के आधार पर भूकंप जो भारत में देखने को मिलता है, वो उदाहरण कोयना में, आपके कोयना महाराष्ट्र में 1967 के अंदर। ठीक है ना, जलीय भार के आधार पर 1737 का कोलकाता का जो भूकंप है साथियों, भारत का सबसे बड़ा भूकंप अभी तक देखा गया। और 2001 में भुज में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.9 आकी गई। अभी बताया मैंने आपको 6.9 तीव्रता वाला भूकंप भुज के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाया था। ठीक है ना, ये है। अब एक स्लाइड इस पे नजर मारते हैं अपन, सुनामी के अंदर, सुनामी के कारण क्या है, सुनामी कैसे आती है वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि समुद्री तल पर भूकंप, भूकंप का मूल जो है वो कहां होगा, समुद्री तल होगा, यानी समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं भूकंप का मूल है, तो वहां से तरंगे उठी है तो लहरों में हलचल बहुत जबरदस्त होगी। तो नंबर 2 क्या होगा, समुद्र तल पर तेज मूवमेंट पानी के कॉलम को खिसकाता है, यानी बड़ी बड़ी जो जल की धाराएं हैं, जल के जो प्रवाह है, उनको फिर वो धक्का लगेगा, बहुत जबरदस्त वाला धक्का। ठीक है ना, उससे क्या होगा, पानी के अंदर हुई वाइब्रेशन से 500 किलोमीटर घंटे की लहरें, यानी 500 किलोमीटर तक स्पीड जनरेट हो जाती है। 500 किलोमीटर तक की स्पीड जनरेट होने से वो लहरें जो है वो तट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, समुद्र तट से पानी, ठीक है ना, वापस अंदर लौटता है, फिर समुद्र तट से टकरा के फिर वापस, और वो इस तरीके से लहरें चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से लहरें चलती है। 5 नंबर क्या है, सुनामी पानी के अंदर तेज चलती है, लेकिन तट पर पहुंचकर रफ्तार कम लेकिन ऊंचाई बढ़ जाती है। कुल मिलाकर भूकंप के जो समुद्र के अंदर भूकंप मूल होता है, उससे उत्पन्न फिर लहरें जो आकर नुकसान तटों पर पहुंचाती है, वो है आपके सुनामी। ठीक है, जापानी शब्द है, ये याद रखना। अब ये जो अपने नुकसान इससे सुनामी वाला ये अपने यहाँ पे हुआ, भारत के अंदर नुकसान हुआ, उसको देखते हैं। तो देखो 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा में 9.2 तीव्रता, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 9.2 तीव्रता यानी कितनी तबाही लाने वाला भूकंप है। 9.2 तीव्रता का भूकंप आया, भूकंप से पूरी पृथ्वी 1 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट हुई, पूरी पृथ्वी 1 सेंटीमीटर तक वाइब्रेट हुई। हिंद महासागर में 30 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र, समुद्र के अंदर ही होता है, तो इसका जो भूकंप मूल जो था वो 30 किलोमीटर गहराई पर था। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत सहित 14 देश इससे प्रभावित हुए थे, बहुत जबरदस्त तबाही मची थी, और ये सुनामी की लहरें 100 फीट तक ऊंची उठी थी। 100 फीट तक बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो करीबन जो है 2,50,000 लोग बेवक्त मारे गए, यानी बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान हुई थी। अपना भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो भी इसी के अंदर डूब गया था। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, तो वो भी इसी के अंदर डूब गया था, तबाही से नष्ट हो गया था। तो ये साथियों है आज आपकी क्लास जो अपने चलने वाली थी रैपिड स्पीड से, और भूकंप की क्लास थी अपने। आज भूकंप आपको पूरा पढ़वा दिया, आप देख लेना, आप अभ्यास करके कि आपका कितना टॉपिक क्लियर हुआ है। ठीक है ना, तो जितना मैंने करवा दिया उसके अलावा जो 10-20% यदि बचा है तो वो आप अपने स्तर पे तैयार कर लेना। मैंने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। अब आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं वो देखो, एक से दूसरी बार भी क्लास देखोगे तो क्लियर है। तो जितने समय के लिए जो चीज पे फोकस करना था उस पे फोकस किया है। इसके अलावा आपको 90 नंबर और भी तैयार करने हैं, 2 लैंग्वेज के, 1 साइकोलॉजी के। ठीक है ना, तो वो आप लोगों के लिए अलग से आपको तैयार करना है, तो वो भी साथ साथ में आप लेकर चलें। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैनेज करके चलना है, कैसे चलाते हो। अब देखो आधे घंटे की मैंने दी है, आप घंटा 2 घंटा भी और पढ़ लोगे एसएसटी को तो बहुत सारी चीजें आपके कवर हो जाएगी। अब कंफ्यूजन वाली बात बताऊं, ठीक है ना, अब हर व्यक्ति के पास में अलग अलग किताबें होती है, अलग अलग स्रोत पढ़े हुए होते हैं, तो वहां पे विद्यार्थी क्या है, जैसे किसी ने कोई दूसरा फैक्ट पढ़ रखा है मैंने बताया उसके अलावा,
तो वो सीधा ही पूछते हैं, गुरुजी आपने ये बताया, मैंने ये पढ़ रखा है, सही कौन सा है? सीधी सी बात साथियों, मेरी नजरों में जो सही है वो मैंने बताया है। अब यदि मुझे ही पूछोगे कि सही कौन सा है, तो मैं यही कहूंगा मैंने बताया भाई, सही बताया। और हकीकत बात यह है कि यहाँ पे क्लास देने से पहले हम कम से कम 5-7 पुस्तकों को टटोल कर पूरी जानकारी होने के बावजूद भी फिर भी कंफर्म करके चीज बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, तो सारी चीजें ठोक बजा के देनी पड़ती है, तो वो चीज करते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो आप अपने स्तर पे फिर पता लगा, मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये सही है। फिर अपने स्तर पे यदि आप संतुष्ट नहीं हो रहे, शंका है, तो अपने स्तर पे लगाओ पता, उसके बाद में आपको जो भी सही लगता है उसको मानकर आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको स्वतंत्र बताता हूं, आप स्वतंत्र हो, मेरे जरूरी नहीं है मेरी बताई हुई चीजों को याद रखना, कुल मिला के अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन लेना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो अब आज की क्लास हो गई है, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा मैं रीट के क्रैश कोर्स की, ताकि आपको कहीं असुविधा नहीं हो। और इसके बाद में कल अपने ज्वालामुखी पढ़ेंगे और इसी तरीके से अपना क्रम चलता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए ये क्लासेस बहुत फायदेमंद होगी। और रीट की वन लाइनर का बार बार मत पूछना, जैसे ही आएगी मैं टेलीग्राम पे और वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। वो एक रिवीजन बूस्टर है, उसके लिए आपके पास में जितने दिन बचे हैं ना वो काफी पर्याप्त है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, अब वो रिवीजन के रूप में काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो उसके लिए चिंता न करें, पूरे प्रयास हमने किए हैं, आप लोगों के लिए जल्दी दे देंगे। बाकी टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, तो जैसे जैसे अब रिवीजन होता है इसका, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो अभ्यास करते रहे। ठीक है ना, तो अभ्यास से एकदम कंटस्ट हो जाएगा आपके। बाकी तो इससे ज्यादा एफर्ट की दिया नहीं जा सकता, सभी तरीके से दे रहे। फिर भी मान लो 5% सवाल इधर उधर से कहीं चले जाते हैं, तो उसकी तो कोई कह नहीं सकते, फिर तो वो सभी के लिए बाहर ही जाएंगे, वो किसी को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।